हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन, पूरा सिलेबस बकायदा कंप्लीट करवाया जाएगा। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका एक तरफा टॉपिक फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इस पर आ चुके हैं। नाम से ही काफी सारा काम क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, आरामदायक चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, बस चीजों को समझते हुए चलना और हाँ नोट्स बनाते हुए चलना, उसमें बिल्कुल भी अपने एंड से लूज एंड मत छोड़ना। ठीक है, चलो तो फंडामेंटल यूनिट्स नाम से ही क्लियर है, ये होंगे बेसिक यूनिट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा पुख्ता जो होते हैं ना यूनिट्स, वो होंगे अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, बेसिक यूनिट्स, और उनकी सहायता से कुछ यूनिट्स, कुछ क्या बहुत सारे यूनिट्स और डिराइव कर लिए गए थे, विच आर बेसिकली टर्म्ड एज डिराइव्ड यूनिट दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो पहले आपके दिमाग में अच्छे से फंडामेंटल यूनिट चिपक जाना चाहिए, उसके बाद ही फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे और डिराइव्ड पर आएंगे। ठीक है, चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। जरा पहले इसका जरा इंट्रो वाला पार्ट देख लें कि कैसी यूनिट हमको चूज करनी चाहिए, यूनिट चूज करने के टाइम पे हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसकी हम एक शॉर्ट बात ना पिछले लेक्चर में भी कर चुके थे। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यूनिट अगर तुम्हें दे दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें मास की यूनिट रखनी है, तो फिर तुम उसकी यूनिट के अपने एक्स के नाम पे ना रख दो, बिकॉज अगर तुम रख भी दोगे ना कि मास इज 1x, तो ये तुम्हारे लिए लॉजिकल चीज है, तुम्हारे लिए सेंसिबल है, लेकिन बाकी दुनिया इससे आराम से अडेप्ट नहीं हो पाएगी, बाकी दुनिया को ये चमकेगा नहीं। ठीक है, आया समझ में? बिकॉज एक ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका रेलेवेंस तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकियों के दिमाग में तो नहीं है ना। आया समझ में? दैट्स वाई यूनिट कुछ ऐसी चूज करनी चाहिए जिसका एक्सेप्टेंस ना इंटरनेशनली हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। इसमें द यूनिट चूजन फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहां पे लिखी हुई है। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। यूनिट आप जो भी लेके चलो ना, दैट शुड बी बेसिकली ऑफ सुटेबल साइज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं आज से लेंथ की जो यूनिट है ना, उसको मैं सेंटीमीटर्स या फिर मीटर्स में मेजर नहीं करने वाला, मैं उसको मेजर करने वाला हूं माइक्रोमीटर्स में। ठीक है, अब काफी लोग को ये नहीं पता होगा कि सर ये माइक्रो का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखो, ये सिंबल है म्यू, इसको हम यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग माइक्रो, और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6। ऐसे ही 10 की बहुत सारी पावर्स होंगी जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बकायदा मिल जाएगा। 10 की नेगेटिव पावर्स का भी पूरा ज्ञान और 10 की पॉजिटिव पावर्स का भी पूरा ज्ञान। ठीक है, अब जरा आ जाओ, देखो अगर हम ऐसा मान के चलें कि यार हम तो ऐसा लेके चलते हैं कि यार माइक्रोमीटर जो है ना वो हम मानते हैं एज द यूनिट फॉर लेंथ। देखो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये ना एकदम आप इसको वाइड स्प्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते एक बात सुनते हुए चलो। माइक्रोमीटर एटॉमिक स्केल पे फिर भी चल जाएगा। ठीक है, नैनोमीटर अगर मैं बोल दूं, नैनो का मतलब क्या होता है, अगर मैंने नैनोमीटर लिख दिया तो नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। तो नैनोमीटर अगर हो गया तो फिर ये बेसिकली एटॉमिक लेवल पे तो बकायदा चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि स्टाइलस का जो मास है ना, स्टाइलस का जो लेंथ है ना, उसको नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस कर दो या उसको माइक्रोमीटर्स में एक्सप्रेस कर दो, तो माइक्रोमीटर या नैनोमीटर जो है ना वो बहुत ही छोटी यूनिट हो जाएगी अगर मैं उसके सहारे से स्टाइलस के लेंथ को डिफाइन करने पे उतर आया। तो आया समझ में? तो यूनिट आपको ऐसी चूज करनी है जो कि बहुत छोटी यूनिट ना हो। आया समझ? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, पहली बात तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, द यूनिट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। द यूनिट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। ये सब ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो कि ना आपको सहायता करते हैं अपने एग्जाम्स में बेटर पॉइंट्स पिच करके आने के लिए। ठीक है, मैं कई बार कहता हूं कि यार आप लोग को आता रहता होगा सब कुछ, लेकिन जो भावना है ना वो पेपर पे व्यक्त नहीं हो पाती। क्यों? फिर कॉपी चेक करने वाला लगता है कि बच्चा क्या लिख रहा है, कुछ भी लिखता है बच्चा तो, लेकिन बच्चे के दिमाग में चीजें बहुत सटीक तरह से फिट थी, वो तो बस एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आया समझ? तो एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, उसके लिए सहायता कौन करेगा आपको? ये टेक्निकल टर्म्स। इसीलिए मैंने कहा है बेटा कि स्लाइड पे जो भी चीजें लिखी होती हैं वो एक तरफा इंपॉर्टेंट होती है, सब पे फोकस करते हुए चला करो। ठीक है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। यूनिट ऐसी चूज करो विच इज बेसिकली इजीली एक्सेसिबल। एक्सेस के बाहर हो जाएगी तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर यूनिट को। ठीक है, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, विच मींस रेप्लिकास ऑफ द यूनिट शुड बी अवेलेबल इजीली। ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल पिच करता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनर्जी की
सबसे कॉमन सबसे फेमस जो यूनिट है वो होती है जूल्स। क्या होती है? जूल्स होती है। लेकिन अगर इसी का मैं रेप्लिका बनाता हूं ना हीट एनर्जी में, अगर मैं इसी का रेप्लिका बनाता हूं हीट एनर्जी में, तो वहां पे जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है। जिम वाले लोग जानते हैं भाई कि यार कितनी कैलोरीज तुमने इनटेक लिया, कितनी कैलोरीज तुमने बर्न कर दी, तो यार वहां पे ना एनर्जी की ही बातें हो रही हैं बट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज हो रही हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो रेप्लिका इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, तब जाकर के उसका ना इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी आता है। ठीक है, उसके बाद इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। भाई यूनिट ऐसी चूज करो जो सटीक तरह से फिक्स रहे, जो कांस्टेंट रहे। अगर यूनिट तुम्हारी टाइम के साथ चेंज कर रही है तो क्या से क्या होगा देखते देखते वो वाला गाना बजेगा फिर। ठीक है, तो यूनिट ऐसी चूज करो बेटा जिसका ना रेलेवेंस रहे थ्रू आउट द टाइम। मतलब समय तो बदलेगा, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ यूनिट नहीं बदलनी चाहिए। इट शुड बी कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इट शुड बी कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इस बात को समझ गए आप लोग? ठीक है, उसके बाद इट शुड नॉट चेंज विद द चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। भाई टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, मान लिया प्रेशर कम हो गया, तो भाई इसके वेरिएशन के बेसिस पे ना आपको जो यूनिट है वो वेरी नहीं करना चाहिए। आपका यूनिट जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। इस बात को दिमाग में बिठा लो बेहतरीन तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? तो जो भी चीज यहां पे लिखी हुई है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहां पे रूलर था, मेजर करा सेंटीमीटर्स में, वॉल्यूम था मेजर करा लीटर्स में, टेम्परेचर था तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करा। ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस था, आप चाहो तो उसको फ़ारेनहाइट में, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब कन्वर्जन मैं सिखाऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है, इसको आप मीटर्स में, किलोमीटर्स में, जो मन करे कन्वर्ट कर सकते हो, बस 10 की पावर चमकना चाहिए और वो अपन चमका लेंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बेफिक्र रहो। पहले एक काम करो, इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया 3 2 1 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। चलो ओके सर, यहां पे क्या बात होने वाली है अब जरा गौर करें। हु डिसाइड्स द यूनिट? कौन है जो डिसाइड करते हैं यूनिट को? नॉट स्पेसिफिकली देम, यहां पे हु डिसाइड्स द यूनिट। भाई कहां पे यूनिट्स को डिसाइड किया जा रहा है? ये सारे सारे प्यारे प्यारे नाम कहां से पैदा हो रहे हैं? तो जरा गौर करिएगा। द फर्स्ट एसेंशियल थिंग अबाउट द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। इसकी तो बात मैं तब से कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई यूनिट ऐसी चूज करो, अगर तुमने अपने एक्स के नाम पे रख दिया यूनिट को तो वो बस तुम्हारे दिल के करीब होगा लेकिन बाकियों को नहीं चमकेगा ना भाई। अब हमें क्या पता, तुम समझ लो मेरी बात को। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस गिवन यूनिट का, तभी जाकर के मान्य होगा, सर्व मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद इफ एवरीवन वर टू चूज, ये वाला पॉइंट तुम्हारे खुद के लिए आ गया बेटा, ये वाला पॉइंट ना तुम्हारे खुद के लिए आ गया कि अगर कोई भी, इफ एवरीवन वर टू चूज हिज या हर ओन यूनिट, अगर कोई अपने हिसाब से यूनिट चूज कर ले कि आज से मेरे लिए मास को मैं बोलूंगा कि कोई भी नाम रख दो, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, तो इट विल बिकम अ मेस टू कम्युनिकेट फ्रीली। अब भाई तुमने अपने हिसाब से कुछ भी रख दिया लेकिन बाकियों को थोड़ी पता है, ठीक है, पोस्टर लगवा दो अखबार में, ठीक है, अमंग द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कम्युनिकेशन आराम से हो ही नहीं पाएगा अगर कोई अपने हिसाब से यूनिट लेके आ गया तो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब ये सब चीजें कौन सेट करेगा? तो ये सब चीजें सेट करने के लिए ना यहाँ पे एक बॉडी फॉर्म आउट करी गई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉडी का ये काम होता है कि ये डिसाइड करती है कौन सी यूनिट होगी जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी और उसी को गिवन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के तौर पे दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम मास की बात करते हैं, ठीक है, तो मास का जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है यूनिट में वो केजी है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है, इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बेसिकली। उसके बाद अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम का जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है यूनिट के तौर पे वो सेकेंड है। आया समझ? मतलब टाइम की यूनिट सेकेंड भाई हर कोई जानता है, सबको पता है, ठीक है, आ गया समझ में? ओके, तो अ बॉडी नेम्ड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द यूनिट्स बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये भी अपने मन से नहीं करेगा भाई, ठीक है, ऐसी ही यूनिट चूज की जाएगी जिसका इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो। ठीक है, सब लोग इस बात को मानने को तैयार होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ये फैक्चुअल चीजें।
चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो भाई तुमको ये पता है अब, है ना, कि जो यूनिट्स है ये सब कौन रख रहा है इसके नाम, तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको बस दिमाग में रखना। ऑब्वियसली कोई न्यूमेरिकल में सवाल नहीं आने वाला इसका, ठीक है। यहाँ पे जो लेक्चर है ये बहुत छोटा सा, बहुत ही आरामदायक लेक्चर है। ये आपका परसेप्शन सेट करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। चलो आ जाओ। इट होल्ड्स मीटिंग्स एंड एनी चेंजेस इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स। अगर किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में किसी भी तरह का अगर इक्का दुक्का माइन्यूट भी अगर चेंज होता है ना, तो वो चेंज का वो भी जो भी चेंज हुआ है उसको पूरा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिकेशंस पब्लिश्ड बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, ठीक है। कुछ भी अगर चेंज होगा तो इसको ना बकायदा इनके जो पब्लिकेशंस होते हैं उसके थ्रू पब्लिश करके पूरी जनता में एकदम ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि भैया आज से यूनिट ये हो गई है या यूनिट में ये चेंजेस हो गए, जो कि बहुत ही कम देखा गया है, ठीक है। क्लियर, ओके, डन, आगे बढ़े। उसके बाद जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, भाई टॉपिक का जो नाम था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, तो उसी पर अपन आ चुके हैं। एग्जैक्टली फंडामेंटल यूनिट 7 तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। पहले दिमाग में ये डालो कि व्हाट आर द बेसिक क्वांटिटीज, और एक काम करो ना यार, सुनो, तो तुम लोग लेक्चर देख चुके थे पिछला वाला, ठीक है। तो एक काम करो, टाइम स्टैंप मार्क कर दो कि सर जी आपने इस टाइम पे ये सवाल पूछा कि व्हाट आर द बेसिक क्वांटिटीज, और उसका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। कर दिया ये वाला काम पक्का, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अब आ जाओ वापस बेटा। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे वो थे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। भाई जब भी कोई तुमसे पूछे नींद में, अगर तुमको जगा कर भी पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फट से बोल देना मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो तो द 7 फंडामेंटल यूनिट्स और साथ में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऑन द एसआई, एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। हैव बीन डिफाइंड एज अंडर, ऑब्वियसली किसने डिफाइन करा है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर के द्वारा डिफाइन किया गया है, ठीक है। भाई एक बात मेरे को बताओ, अगर लेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो लेंथ की सबसे ज्यादा कॉमनली यूनिवर्सली नहीं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो यूनिट है दैट इज ऑब्वियसली मीटर्स, ठीक है। लेकिन यहां पे तुम्हें एक अलग सी चीज क्या देखने को मिलती है ना, कि मीटर को आप ऐसे नहीं बोलते कि बेटा यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर है, ऐसे हवा में तुक्काबाजी नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एकदम लॉजिकल इसका बेस बनाया गया है कि हाउ डू वी एक्चुअली डिफाइन 1 मीटर। तो ये कहा गया था कि द स्टैंडर्ड 1 मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू भाई ये नंबर, सर क्या याद रखना है क्या, नहीं बेटा ये याद नहीं रखना है तुमको। अगर हैबिट है फोन नंबर याद रखने की तो फिर वो अलग मसला है, लेकिन तुम्हें ये नंबर याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1650763.73 wavelengths in vacuum of the radiation from krypton isotope। सर क्या बोल दिया बेटा, मैंने बस ये बोला था पहले। ये तुमको पता है क्या कि जब भी रेडिएशंस निकल रही है ना किसी भी चीज से, तो रेडिएशन बेसिकली वेव के फॉर्मेट में निकल रही है, ठीक है। रेडिएशन निकल रही है बेसिकली वेव के फॉर्मेट में, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से, ठीक है। इसको बनाते हैं ऐसे, ठीक है। वाई एक्सेस बन गई और ये तुम्हारे पास में बन गई बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर यहां पे आप वेव की पूरी बात करोगे ना, तो वेव गोज लाइक दिस, ये क्रस्ट हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, ट्रफ हो गया। तो यहां पे जहां पे स्टार्टिंग हुई है और जहां पे एंडिंग हुई है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को यू कैन इजीली कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। या फिर इसको ना अगर आप इसको और छोटा कर दो, देखो एक वेव दूसरा वेव, तो पता है क्या होगा। अब सुनना एक बहुत ही बेहतरीन सी बात, यहां पे पता है पहले वाले के क्रस्ट और दूसरे वाले के क्रस्ट के जो बीच की दूरियां हैं, ये दूरियां जो हैं इसको आप कह सकते हो वेवलेंथ, इतनी सी बात है, ठीक है। या फिर एक कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ मत तो करो यार, ऐसे कर लेते हैं, इसको बोल लेते हैं, ठीक है। तो इन दूरियों को भी आप क्या बोल दोगे बेटा, लैम्डा के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपने पास होता है वेवलेंथ। और एक और चीज सुन लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की चीज होती है, ठीक है। अब सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव की मौजूदगी भी होती है और मैग्नेटिक वेव की मौजूदगी भी होती है, ठीक है। उसको ट्रांसवर्स भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं सर, बिकॉज वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। भाई डायग्राम देखना, पूरी कलाकारी है, प्योर कलाकारी है, ठीक है। डायग्राम देखते हुए चलना, प्योर कलाकारी है। ये बनाया पहला वाला वेव, ठीक है।
कुछ इस तरह से बन जाएगा ये दूसरा वाला वेव। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो क्या हो रहा है, ये पहला वाला वेव इस स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है, और जो दूसरा वाला वेव है ना, वो पहले ऐसे बाहर आ गया, फिर ऐसे अंदर चला गया, फिर ऐसे बाहर आएगा, फिर ऐसे अंदर चले आएगा। तो ये होगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पे इसका पूरा जो पैटर्न था ना वो शो कर देता हूँ। ये गया इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। समझ ला तो ला, जल्दी बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुमको डायग्राम बेहतरीन तरह समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, तो ये तुमको मैंने क्यों बताया था, वेवलेंथ समझाने के लिए कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय अ वेवलेंथ। समझ गए इस बात को तुम? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में एकदम फायर इमोजी भेज दो, भेज दो, भेज दो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक वेव मान ले और रेड वाली को मान ले मैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलो अब 1 मीटर को डिफाइन करा गया था किसके बराबर, 1650763.73 टाइम्स वेवलेंथ। और किसका वेवलेंथ, जब एक क्रिप्टन रेडिएशन निकलेगा, जब क्रिप्टन आइसोटोप, वो भी इसका मास है 86, जब इसका रेडिएशन निकलेगा ना, तो इसके एक वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देना 1650763.73 से, तब जो भी तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट जस्ट 1 मीटर के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, फंडामेंटल यूनिट्स की बात चल रही है, मास की बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, हो चुका है 3 2 1, रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया। अब सर ये ना, यहां पे क्या हो रहा है, आयनाइज हो रही है गैस। ठीक है, यहां पे आयनाइज हो रही है गैस, और यहां पे बस एक दिखा दिया गया रिश्तेदारी बिटवीन सन एंड द अर्थ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब उसके बाद द एडवांटेजेस ऑफ डिफाइनिंग स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। भाई तुम्हारे दिमाग में भी चीज आ रही होगी, क्या जब 1 मीटर, इतनी सिंपल सी बात होती है कि सर यहां से यहां तक हो गया 1 मीटर, तो इसको ये बकायदा क्रिप्टन का 86 आइसोटोप लेकर के उसके वेवलेंथ का 1650763.73 टाइम्स क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ठीक है, तो बेटा यूनिट्स ना ऐसी चूज करनी होती है हमको जो कि एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है तुम्हें। अब उसी के लिए ना यहाँ पे पूरा पॉइंट पिच किया गया है कि क्रिप्टन का जो 86 आइसोटोप है ना, इट कैन बी ऑब्टेन्ड रिलेटिवली इजीली। ठीक है, पहली बात तो आराम से मिल जाएगा, सस्ता भी होता है, in rather pure form, so the standard is easily reproducible। ठीक है, ऐसा कुछ एंटिटी नहीं है भाई साहब जो कि इसके बाद कभी दिखाई देगा ही नहीं। आया समझ में? ठीक है, दूसरा क्या है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय टाइम और एनी वेरिएशन। मतलब किसी भी तरह के फिजिकल कंडीशन में अगर वेरिएशन आ भी गया, मान ले, तो भी मेरा भाई वेवलेंथ पे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर वेवलेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो जो था ना 1650763.73 टाइम्स लैम्डा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। सो दैट इसका मतलब है कि 1 मीटर रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और यूनिट ऐसी चूज करो जो कि चेंज कभी भी ना हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद भाई इतना सब सपोर्ट देने के बाद भी येट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ मीटर वाज अडॉप्टेड इन 1983। सब लॉजिकल था, सब सेंसिबल था, इसके बावजूद ना 1983 में एक नया फंडा यूज किया गया एट द 17th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, टेकिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज। पहली बात तो ये समझ लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू ये रहती है, लेकिन फिर भी इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल देते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं बेटा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख दो कि सर इस टाइम स्टैम्प पे आपने सवाल पूछा, ये रहा आपका आंसर, कर दिया। चलो आ जाओ बेटा, वेलोसिटी लाइट जो हम लेके चलते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 this much ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो मतलब इस बार ऐसा कर दिया कि पहले ना क्रिप्टन के 86 आइसोटोप से जोड़ा गया था, किसको? 1 मीटर को। अब दरअसल वेलोसिटी ऑफ लाइट से जोड़ दिया गया है, किसको? 1 मीटर को। ठीक है, आगे इतनी पूरी बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दिस बेसिकली शोज यू द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट। हो गया, 3 2 1, रेडी गो डन। भाई जब मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट लो तो बाकायदा ले लिया करो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हो ना तो एक तरफा बात है, बहुत ही शानदार बात है। भाई तुम स्क्रीनशॉट लेते हो या नोट करते हो वो जरा कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
वैसे मेरा मानना तो है कि भाई नोट कर लो तो एक तरफा बात होती है। चलो अब आते हैं दूसरे फंडामेंटल यूनिट पे, विच इज बेसिकली किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, ठीक है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोटाइप लिया गया है फॉर डिफाइनिंग 1 किलोग्राम, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग 1 किलोग्राम विच इज अ स्टैंडर्ड ब्लॉक। भाई ये नाम दिमाग में छाप लो, ये नाम दिमाग में छाप लो, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, जिसका 3.9 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है, एंड डायमीटर, प्रिजर्व्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर पेरिस में, ठीक है। यहां पे बेटा इस प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का जो भी मास है ना, उसको हम रेफर करते हैं एज स्टैंडर्ड ऑफ 1 kg, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा आइटम लेके जाते हो जिसका जो मास है ना वो इस प्लैटिनम इरिडियम रॉड के मास का 2 गुना आता है, तो फिर आप उसको क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे 2 kg। इसका मतलब 1 kg is basically defined as the mass of this particular platinum iridium alloy. It's as simple as that, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, खासतौर से ये वाला नाम इंपॉर्टेंट एक लहजे से तो बिल्कुल है, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़े। दिस वॉज अबाउट किलोग्राम। उसके बाद सेकेंड भाई टाइम। टाइम तो मतलब ऐसी चीज है, अगर आप लोगों ने कभी टाइम ट्रैवल पे सर्च किया है तो आपको समझ में आएगा कि टाइम का डेफिनेशन इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। कहीं तो एक कोड भी था गया है, टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स, ठीक है। मतलब वो तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ डेफिनेशन एक तरह से। तो टाइम, अगर आप टाइम ट्रैवल के बारे में समझेंगे ना तो टाइम की डेफिनेशन इतना आराम से नहीं आती है, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, अगेन एक बहुत बड़ा नंबर, करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन between two hyperfine levels of ground state of the cesium 133 एटम। पहली बात समझ लो बेटा कि जब भी अगर आप किसी एटम को ना एनर्जी सप्लाई कर देते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन शो कर देते हैं फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। ये कब होता है, अगर आपने किसी एटम को एनर्जी सप्लाई कर दी है तो उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेंगे फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, और जब लो से हाई जाएंगे इसका मतलब वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से उचक के पहुंच चुका है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब वहां पे एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा अनस्टेबल और फिर वो रेडिएशंस एमिट करेगा, एकदम मस्ताते हुए गिरेगा, और जब गिरेगा तो कहां गिरेगा, ग्राउंड स्टेट पे गिरेगा। तो उस दौरान भी रेडिएशंस निकलती हैं, उसी के एक टाइम ड्यूरेशन के पार्ट को सेकेंड से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इज द एसआई यूनिट फॉर टाइम मेजरमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो बस बेसिक फंडा जो है ना वो दिमाग में चमकाते हुए चलना है, एज सिंपल एज दैट। भाई एम्पियर की बात आ गई है, अब तुम्हारे सामने 2 सवाल है जिसका तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। पहली बात तो एम्पियर किसकी यूनिट है, ठीक है भाई, चीटिंग मत करो। एम्पियर किसकी यूनिट है, एक बात तो वो कमेंट में आके लिख दो, और दूसरा चार्ज और टाइम के बीच में, चार्ज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कर दिया काम, पक्का, डन। चलो तुम पे करा मैंने भरोसा और तुमने लिखा होगा ऑब्वियसली यही, Q इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है, जहां पे Q का मतलब होता है चार्ज, I का मतलब होता है करंट और T का मतलब होता है टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एम्पियर, पहली बात तो भैया करंट की जो यूनिट एक्सेप्टेबल है दैट इज बेसिकली एम्पियर। इट वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ओके डन, ठीक है। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट व्हिच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। भाई सुन ले, एक वायर ये करंट जा रहा है इसमें से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक वायर ये, इसमें से भी करंट जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो 2 करंट कैरिंग वायर्स है ना, उसके बाद क्या लिखा है, एंड द नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, बहुत ही पतले वायर हैं, आर हेल्ड 1 मीटर अपार्ट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, तो उसके बाद उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर 2 वायर्स में करंट है तो उनके बीच में फोर्स काम करना जरूरी है क्या। तो बेटा हम एक चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में, ठीक है, और क्लास 10th में भी हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जहां पे एक बात बहुत ही क्लियरली स्टैब्लिश हो चुकी थी कि अगर किसी वायर में करंट है तो वो अपने आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक चीज, अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वहां पे अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहां पे रिपल्शन हो जाएगा। मेरे एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपको ना अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, मेरे एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड चीज थी, आपको बस दिमाग में डाल के रखना है, काम आ सकता है आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन।
चलो ठीक है, बहुत शानदार। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना बेटा, वो एक बहुत ही पुराना एमीटर है। इसका काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया केल्विन। ठीक है, केल्विन वेरी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट वॉज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अबाउट द ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स पे। तो यहाँ पे आपको बस मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे केल्विन हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, एम्पियर हो गया, सेकंड हो गया, इन चीजों को कैसे परसीव किया गया था, क्या स्टैंडर्ड बेस मानते हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़े इसमें। अब ये केल्विन हो गया, तो दिमाग में बेटा चीजें एकदम सेट होते रहनी चाहिए। मास के लिए किलोग्राम इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, उसके बाद लेंथ के लिए मीटर्स हो चुका है, टाइम के लिए सेकंड्स हो चुका है, टेम्परेचर के लिए केल्विन हो चुका है, करंट के लिए एम्पियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पे आता है द कैंडेला। ठीक है, भूल ना जाना, इसलिए यहां पे कैंडल बना के रखा हुआ है बेटा, दिमाग में तुम्हारी चीज अटकनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज है भाई, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है, कितनी ज्यादा अटैच चीज है। ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ठीक है, तो मोमबत्ती से दिमाग में रहेगा तुम्हारे ये। ठीक है, वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक। भाई साहब, ये मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? कई लोग का तो घर में नाम होता है मोनू। ठीक है, लेकिन उसका यहां से कोई मतलब नहीं है बेटा। ये मोनू का मतलब होता है, ये मोनू नहीं मोनो है, इसका मतलब होता है सिंगल। इस मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल। काफी लोग रहते हैं, काफी लोग रहना चाहते नहीं है। ठीक है, तो मोनो का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? सिंगल। तो सिंगल, क्रोमा का मतलब कलर होता है, तो सिंगल कलर की जो लाइट निकलती है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 5.4 10⁻14 हर्ट्ज। बहुत ही शानदार फ्रीक्वेंसी है इसकी। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अगेन वही वाला सीन, अपना टाइम स्टैम्प को मार्क कर देना और लिख देना, सर इस टाइम पे आपका सवाल था, इसका आंसर ये रहा। बाकी मैं जरा बता दूं बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स दैट passes through a point in 1 second। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बनाया अपन ने एक वेव। ठीक है, दिस इज वन वेव साइकिल। ठीक है, और मैंने यहां पे अपने हिसाब से ना एक पॉइंट ले लिया है कि लेट्स सपोज एक पॉइंट मैंने पी पॉइंट मान लिया। मैं अगर ऐसा मानता हूं ना कि 1 सेकेंड में टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, अगर 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से 100 वेव पास हो गई, 100 कंप्लीट वेव पास हो गई, तो तब जाकर के इसकी ये जो वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं 100 हर्ट्ज, या उससे भी प्यारी चीज होती है बेटा 100 सीपीएस भी कहते हैं। सीपीएस का मतलब क्या होता है? साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, सीपीएस का मतलब क्या होता है? साइकिल्स पर सेकेंड। तो अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी है 100 सीपीएस के बराबर, इसका मतलब 100 साइकिल्स पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो जाती है अबाउट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, दिमाग में एक चीज डन कर लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी, यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ठीक है, उसके बाद मोल। भाई केमिस्ट्री में तो तबाही मचा के रखता है ये टॉपिक। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट एक तरफा टॉपिक है केमिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा जानदार टॉपिक, शानदार टॉपिक। ठीक है, मोल। जैसे यार एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, जैसे मान लो अगर 1 डजन है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12। अब 1 डजन केले हो, संतरे हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर 1 डजन एंटिटी है, इसका मतलब 12 नंबर है उसमें। ठीक है, 12 नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, अगर 1 डजन केले हैं, इसका मतलब 12 केले आने वाले हैं उसके अंदर। वैसे ही क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है, 1 मोल है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर 1 मोल एटम्स मैं बोल दूं, 1 मोल एटम्स, इसका मतलब 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, या फिर 1 मोल एंटिटी तो 6.022 10⁻23 एंटिटीज। ठीक है, इस बारे में तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने को केमिस्ट्री के अंदर मिल जाता है। बाकी मैंने यहां पे ना एक बहुत ही शॉर्ट सा रिश्तेदारी रिलेशन डेवलप करवा दिया। अगर 1 डजन, मतलब डजन सुनते ही दिमाग में चमकना चाहिए 12 12 12। ठीक है, और वैसे अगर 1 मोल है मतलब 6.022 10⁻23, अवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बकायदा। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, नाउ इट वाज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज
एज आर इन द एटम ऑफ 0.012 kg ऑफ प्योर कार्बन 12 आइसोटोप। यहां पे और भी जो आइसोटोप्स रहते हैं उनकी बात कर ली गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका रेलेवेंस है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में वो है C12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़े। ओके अब ये थे हमारे पास क्या, दोज वर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। भाई दिमाग एकदम सेट कर लो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होती हैं बेसिक क्वांटिटीज। इनकी जो यूनिट होंगी इन्हें हम कहेंगे बेसिक यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल भाई साथ साथ मेरे ना अपना दिमाग भी चलाते हुए चलना, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या सोचा, केजी, बहुत बढ़िया। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या सोच लिया, मीटर्स, ठीक है। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स होता है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। टेम्परेचर का केल्विन होता है। उसके बाद करंट का एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ठीक है। दोज वर द फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ मौका आ चुका है डिराइव्ड यूनिट का, ठीक है। ऐसी यूनिट्स जो कि ना बेसिकली डिराइव हुई है फ्रॉम फंडामेंटल। फॉर एग्जांपल फोर्स की बात कर ले, ठीक है। फोर्स का ना यहां पे लिखा हुआ है यूनिट एज न्यूटन, लेकिन ये डिराइव्ड कैसे है मैं अभी बताता हूं, ठीक है। नंबर 1 की बात कर रहा हूं, देखो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कहीं आप इसको मीटर ना समझ लें, इसको मैं लिख देता हूं पूरा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा बेटा गौर करते हुए चलना, ठीक है। मास का मतलब केजी, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये फंडामेंटल नहीं हो गया क्या, देखो तो फंडामेंटल तो हो गया। ये केजी मतलब क्या है, बेसिकली मास, ये मीटर मतलब लेंथ हो गया, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम मतलब t-2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये जो फोर्स की यूनिट है ना वो बेसिकली खोलने के बाद कहां से जाके मिल रही है बेटा, फंडामेंटल से ही तो मिल रही है। फंडामेंटल क्या होता है, अगेन दिमाग एकदम सुपर एक्टिव रखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले की बात कर लो। अगर वर्क की बात करें या एनर्जी की बात करें तो इसकी ना डिराइव्ड यूनिट तो जूल है, लेकिन वो सच में डिराइव कैसे हुई है फंडामेंटल से, तो जरा गौर करिएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स हम देख चुके थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला जो ऐसा है ना वो सेकेंड के लिए नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, तो किलोग्राम, भाई वही तो खेल है इसमें, भूल ना जाना इसको बेटा कि फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला जो ऐसा है ना सेकेंड के लिए नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट वाइज तो मीटर्स होती है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, भाई मेरे सुन तो, ये तो केजी तो मास हो गया, ओके गुड। और ये वाला जो m है भाई दिमाग को एकदम चौकन्ना रखो, ये वाला मीटर का स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर, और ये वाला सेकेंड की पावर -2 मतलब t की पावर -2। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगेन देख, पूरा खोलने के बाद मास, लेंथ, टाइम मतलब फंडामेंटली तो आ गया। वही तो अपन ने कहा था कि डिराइव्ड क्यों है बेटा, फंडामेंटल से निकला हुआ है, ठीक है। सेम काम तुम पावर के लिए भी कर सकते हो। भाई पावर वाला मैं काम कर देता हूं, बाकी तुम ना एक बार इसका 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 खुद से भी तो चेक करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब जरा गौर करो, पावर की क्या बात की जाए तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर का बेसिक फॉर्मूला, कुछ लोग उसको पार कहते हैं, पार, ठीक है, कुछ लोग उसको पार भी कहते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक बेटा। अभी हम लोग ने निकाल लिया था वर्क का या एनर्जी का, ml2t-2 अपॉन नीचे क्या आएगा भाई, टाइम ही तो आएगा, नीचे क्या आएगा, टाइम ही आएगा। तो अगेन ml2t-3, ml2t-3, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी क्या कि पावर की भी जो यूनिट है वो मास पे डिपेंड कर रही है मतलब बेसिक क्वांटिटी पे, लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रही है, लेंथ इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। टाइम की पावर -3 होगा, -3 हो गया, मुझे माफ करना। तो टाइम की पावर -3 मतलब टाइम पे डिपेंड कर रही है, और टाइम इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट्स व्हाई पावर दरअसल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके ही इसकी यूनिट को निकाला गया था। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 3 2 1 रेडी गो डन। तो ये अपने पास कहानी थी अबाउट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। तो बेटा यहां से
आपका काम ना थोड़ा सा दुगुनी स्पीड में चालू हो जाना चाहिए। जो भी आपने नोट किया है कॉपी में, मत बोलना कि तुमने नोट नहीं करा है, ठीक है। नोट करते हुए चलना था यार, ठीक है। नोट कर लो उसको अच्छे से, उसके बाद रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लोगे बहुत ही स्मूथन अप हो जाएगा। इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग खोलने वाला काम नहीं हो रहा है इसके अंदर, सिंपल सिंपल बातें हो रही है, बस तुमको फॉलो अप करते हुए चलना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मुलाकात होगी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।